Okay, good morning everybody. Chalo. Chapter number 1 to cost and management accounting. This is a theory chapter. Okay. Here we'll cover the introduction of entire costing and you can say theory of all this basic concept related to cost and management accounting. Okay. So first of all, अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें तो ये सब्जेक्ट हम क्यों करते हैं? व्हाट इज द लॉजिक behind doing this particular subject? Okay, costing या cost and management accounting. What do you mean by this? You can say cost or costing. कुछ टर्म्स यहां पे दिए गए हैं, बट ये जो सब्जेक्ट है आपका cost and management accounting, वो क्या है और हमारे पर्पस क्या है? इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को करने के हमारे जो पर्पस हैं वो क्या है? ओके, अगर मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल इफ आई एम इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यू कैन से मोबाइल. ओके, तो मैं मोबाइल सी व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉस्टिंग, तो विल नॉट थिंक अबाउट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी तो बात ही नहीं करते. ठीक है, मतलब उसमें भी कॉस्टिंग होता है, बट यहाँ पे जो आप जो पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे यू कैन से अलग अलग कॉस्टिंग की टेक्निक, कॉस्टिंग की मेथड आएंगी, तो देन विल टॉक अबाउट अ ह्यूज मैन्युफैक्चरर. ओके, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल मैन्युफैक्चर करते हो. अभी मोबाइल मैन्युफैक्चर करते हो तो उसकी कुछ प्राइस तो रखोगे. हाउ यू डिटरमाइन द प्राइस? प्राइस छोड़ो, पहले मुझे उसकी कॉस्ट करनी पड़ेगी कैलकुलेट, राइट? आई नीड टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कि अगर ये मैं मोबाइल मैन्युफैक्चर करता हूं तो व्हाट इज माई कॉस्ट, कि ये कितने में मुझे पड़ने वाला है, सो दैट आई कैन ऐड माई प्रॉफिट. ओके, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, व्हाट इज इंटेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हम क्यों करते हैं? ओके, कॉस्ट असर्टेन करने के लिए. तो दैट विल बी योर फर्स्ट यू कैन से ऑब्जेक्टिव, की असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट. और ये कॉस्ट क्यों असर्टेन करते हो? पहले तो कॉस्ट कितनी टाइप्स की होगी? बहुत सारी. ठीक है, यहां पे हम बाइफरकेशन आगे कॉस्ट एलिमेंट वाइज और मेनी डिफरेंट टाइप्स आर देयर, विल गो अहेड. बट सबसे पहले हम कॉस्ट असर्टेन करेंगे. मान लीजिए अभी ये मोबाइल का हम एग्जांपल लेते हैं, हम अलग अलग वेरियस एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है, और सभी का देखेंगे नॉर्मल कॉस्टिंग क्या होता है. ठीक है, तो अगर मोबाइल में देखेंगे, सबसे पहले मोबाइल के लिए क्या चाहिए? ऑब्वियसली द मटीरियल विल बी रिक्वायर्ड. ओके, इसका जो भी मटीरियल्स है, मटेरियल्स मतलब जो रॉ मटेरियल्स हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप मोबाइल बनाओगे, स्क्रीन होगी या उसकी पर्टिकुलरली चिप होगी और उसका पूरा मैकेनिज्म होगा, ठीक है, तो वो सब पहले बनाएंगे. कई बार तो इसकी चिप या रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी भी अलग होती है. ठीक है, फिर क्या होगा, तो ये अलग अलग, कई बार क्या होगा, ये मोबाइल में जितने भी स्पेयर पार्ट आते हैं या तो कंपनी खुद बनाएगी, राइट, या तो कई बार वो भी क्या करेंगे, जो पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चर करते हैं मटेरियल, मान लीजिए स्क्रीन कोई और बना रहा है, फिर उसकी जो चिप है मेमोरी वो कोई और बना रहा है, तो वहां से परचेस करेंगे और फिर उसको असेंबल करेंगे. ओके, तो ये सब असेंबल कौन करेगा? ऑब्वियसली मशीन में होगा, बट स्टिल यू रिक्वायर मशीन. ऐसा तो नहीं होगा कि कोई भी कंपनी ले लो, नो डाउट काफी सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहां पे क्या होता है कि इट विल बी टर्न की प्रोजेक्ट, मतलब क्या होगा, आपने शुरू किया और ऑटोमेटिक सब कुछ होने लगा, बट फिर भी वो मशीन ऑन करने के लिए या उस पर ध्यान रखने के लिए लेबरर्स चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, तो उसकी क्या कॉस्ट होगी? एम्प्लॉय रिलेटेड कॉस्ट. ओके, एम्प्लॉय रिलेटेड कॉस्ट विल बी देयर. और फिर ये सब मशीन चलेगा तो मशीन के रिपेयर मेंटेनेंस तो होगा ना, फैक्ट्री जो भी है तो फैक्ट्री का खर्चा तो आएगा, मशीन पे डेप्रीशिएशन होगा, फैक्ट्री का रेंट, या फैक्ट्री अगर आपने यू कैन से ओनरशिप की है तो फिर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होगी कि आप किसी को और देते. तो यहां पे ऑल सारे अदर एक्सपेंसेस विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट. अब देखिए रॉ मटेरियल तो ये प्रोडक्ट रिलेटेड है, एम्प्लॉय में दो तरह के आते हैं, मतलब मटेरियल भी दो तरह के आते हैं. अगर आप मटेरियल के बारे में बात करेंगे तो कई सारे डायरेक्ट मटेरियल होते हैं जो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इन्वॉल्व है, जो डायरेक्टली यूज हो रहे हैं, बट ऐसे कई सारे मटेरियल्स हैं जो डायरेक्टली यूज नहीं हो रहे, बट दैट इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर द सेम, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गए. सेम वे लेबर में भी ऐसा होगा कि कुछ लेबरर्स ऐसे हैं
जो डायरेक्टली फैक्ट्री में वर्कआउट करेंगे, जिसका आपको खर्च होगा, ठीक है, तो आपके डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है। ओके, तो यहां पे भी अगर बाइफर्केशन आप करोगे तो बाइफर्केशन हो सकता है कैसे? तो एक तो डायरेक्ट मटेरियल होगा जो आप डायरेक्टली यूज कर रहे हो, किसमें? प्रोडक्ट में, और उसी से आप प्रोडक्ट बना रहे हो, दैट इज रिक्वायर्ड डायरेक्टली। और इनडायरेक्ट मटेरियल भी होगा, मान लीजिए मशीन में आपने कोई फ्यूल लगाया या और कुछ भी हुआ, तो यहां पे ऐसे काफी सारे मटेरियल है जो डायरेक्टली मोबाइल में यूज नहीं होंगे, बट दैट मटेरियल इज रिक्वायर्ड। ओके, फिर एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट में भी ऐसा ही होगा, एक तो होगी डायरेक्ट लेबर्स और डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व है। ओके, जबकि कुछ और लेबरर्स हैं जो लेबरर्स तो नहीं बट एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, अभी जिसका फैक्ट्री के साथ कोई लेना देना नहीं है, बट स्टाफ है। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ एंड ऑल दिस थिंग्स। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट जो भी एम्प्लॉय कॉस्ट है, वो सारी की सारी कॉस्ट फैक्ट्री के साथ कनेक्ट नहीं होगी, बट फिर भी हम उसको इनकर करेंगे, तो वो सारे क्या हो गए? इनडायरेक्ट लेबर एक्सपेंस। और अदर एक्सपेंसेस जो भी हो गए विच इज ओवर एंड अबव मटेरियल लेबर। अब ऐसे तो काफी सारे एक्सपेंस हो सकते हैं, बट ओवर एंड अबव तो हमने इसका नाम दे दिया ओवरहेड एक्सपेंसेस, या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, ये इसके अलावा भी कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी क्या होगा, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच इज अदर देन मटेरियल और एम्प्लॉय कॉस्ट, और कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो गए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोले तो अभी ये सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्समैन है जिसका काम क्या है? प्रमोशन करना। ओके, तो वो जो है वो क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो यहां पे ओवरहेड मतलब क्या? ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी कवर्ड। इसका मतलब डायरेक्ट मटेरियल जो है वो आपके मेन कॉस्ट में कवर होगा। मतलब यहां पे आप अदर एक्सपेंसेस के बारे में बात करो तो ये भी डिवाइड होगा इनटू टू, एक होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, अभी यहां पे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं दे आर कंसर्न विद द प्रोडक्ट या सर्विसेज, सर्विसेज में भी हो सकता है, हाँ, दे आर कंसर्न विद द प्रोडक्ट और सर्विसेज। अगर ये सारी डायरेक्ट कॉस्ट को मिला दो तो मेरी मेन कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, ये जितने भी कॉस्ट हैं डायरेक्ट, अगर आप ये डायरेक्ट कॉस्ट को मिक्स कर दो, ओके, तो वो कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी? प्राइम कॉस्ट। प्राइम मतलब मेन कॉस्ट आपकी। ओके, ऑल डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस टुगेदर विल बी कंसिडर्ड एज योर प्राइम कॉस्ट। और ये सारी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, ओके, दोज ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिर वो चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट लेबर हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, टुगेदर ऑल विल बी कंसीडर्ड एज द ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओके, तो अगर हम यहां पे चैप्टर्स के बारे में बात करें तो हमने ऑलरेडी, एक तो ये सबसे पहला चैप्टर है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसका इंट्रोडक्शन है अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। आपका दूसरा चैप्टर आएगा मटीरियल। ओके, मटीरियल जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में बात हो गया। इनडायरेक्ट मटेरियल विल बी ओवरहेड्स, राइट। तो यहां पे मटेरियल की कॉस्ट को कैसे आप मैनेज करोगे। फिर थर्ड चैप्टर आएगा जिसमें हम बात करेंगे डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल। तो ये थर्ड चैप्टर में आ जाएगा।
फिर आपका 4th चैप्टर होगा ओवरहेड्स। इज इट क्लियर? तो दिस इज हाउ विल बाइफरकेट द कॉस्ट। ओके, फिर अभी हम ये जो कॉस्ट का बाइफरकेशन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? तो देखिए, कॉस्ट को आप कई तरह से आप बाइफरकेट कर सकते हो, ठीक है। कॉस्ट को आप कई तरह से बाइफरकेट कर सकते हो। बाइफरकेट इन टर्म्स ऑफ यू कैन से नेचर, फंक्शंस एंड ऑल। तो यहां पे अगर आप देखोगे हमने जो बाइफरकेशन किया है एलिमेंट वाइज, तो इसमें क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट एंड देन ओवरहेड्स। ये ओवरहेड्स। और फिर आप देखिए, जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, आगे हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि ये कॉस्ट का जो सब्जेक्ट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट? हाउ दिस कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम फिनांस, हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स, तो वो भी देखेंगे। बट नॉर्मली जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में व्हाट वी यूज्ड टू डू, ऑब्वियसली वी यूज्ड टू गो फॉर द अकाउंटिंग एंड देन फाइनली हमारा पर्पस क्या अकाउंटिंग करने का? फाइनली टू गिव द रिपोर्ट। और रिपोर्ट में क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, और यू नीड टू नो द पोजीशन, रादर रिजल्ट ऑफ द आउटकम ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको रिजल्ट पता चल जाएगा एंड एट द एंड ऑफ द ईयर एज ऑन पर्टिकुलर डे आप अपनी जो पोजीशन है फाइनेंशियल वो बैलेंस शीट के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। तो कॉस्ट में क्या करेंगे? कॉस्ट का भी अकाउंटिंग अलग से करेंगे, ओके, जिसमें हम कॉस्ट रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है सभी का अकाउंटिंग होगा। और अल्टीमेटली ये जो भी कॉस्ट के हम अकाउंट्स बनाएंगे, ओके, वो फाइनली कॉस्ट शीट में कन्वर्ट होगा। फाइनली आप ये सब कॉस्ट का अकाउंटिंग करोगे, ओके, कॉस्ट का अकाउंटिंग करोगे आप, राइट? कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब ये सारे जितने भी है डिपार्टमेंट वाइज हम अकाउंट बनाएंगे। मतलब कॉस्टिंग में होगा क्या? देखिए, फाइनेंस में हम क्या करते हैं? व्हेन वी डील विद द आउटसाइडर, तब जाके हम एंट्री करते हैं, ओके। इफ यू आर डूइंग ट्रांजेक्शन विद इन योर कंपनी, विद इन योर फैक्ट्री, यू डोंट डू एनीथिंग, मूवमेंट जो भी होता है, ओके। बट कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉस्टिंग में मैंने किया ना आपको, सारे हम डिवीजन करते हैं वो अलग अलग होता है, डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग होता है। मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, ओके, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, रॉ मटेरियल जो है वो स्टोर्स डिपार्टमेंट में होगा। तो अभी होगा क्या समझो, अगर कुछ भी परचेस करना है, ये हम छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे, वो खुद परचेस कर रहा है, खुद सेल कर रहा है, खुद कोई डिपार्टमेंट ही नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूज कंपनी। तो वहां पे क्या होगा? परचेज जो है, प्रोक्योरमेंट है, उसके लिए भी एक अलग डिपार्टमेंट होगा। मतलब कंपनी में अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और उसको रॉ मटेरियल चाहिए तो वो सीधे सीधे परचेस करने नहीं जाएंगे। वो क्या करेंगे? ऑब्वियसली दे विल गो टू स्टोर्स डिपार्टमेंट। क्या आपके पास स्टोर्स पड़ा हुआ है? बोले नहीं है, तो फिर ऑर्डर दे दो। तो परचेस डिपार्टमेंट जो है वो ऑर्डर देंगे। इंटरनल मूवमेंट होगा, सबसे पहले आएगा स्टोर्स में। स्टोर्स में सारे फैक्ट्री में आप जितनी भी, चाहे आपको रॉ मटेरियल चाहिए, चाहे आपको मशीनरी के स्पेयर पार्ट चाहिए, चाहे आपको स्टेशनरी चाहिए, बिल बुक चाहिए, सब कुछ वहां पे स्टोर्स में होगा। स्टोर्स का काम क्या है? वो सब मटेरियल की देखरेख करना और जो भी रिक्वायर्ड है उसका परचेस करना, प्रोक्योर करना, ठीक है, उसके लिए भी एक अलग डिपार्टमेंट होगा। तो फिर होगा क्या? अगर फैक्ट्री को कोई रॉ मटेरियल चाहिए कि अभी हमें प्रोडक्शन करना है, फिर वो जाएंगे स्टोर्स के पास। तो स्टोर्स जो है वो रिसीट इश्यू करेंगे। मतलब इन दोनों के बीच में भी अकाउंटिंग होगा कि हमने ये मटेरियल इसको इश्यू किया। अरे सर, खुद को इश्यू कर रहे हैं, उसका क्या अकाउंटिंग? नहीं करना पड़ेगा। स्टोर्स कितना आ रहा है, परचेस कर रहे हो, स्टोर्स कितना किस डिपार्टमेंट में यूज कर रहे हो, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का कॉस्टिंग अलग अलग होगा। नो डाउट अल्टीमेटली दैट इज कॉस्ट टू कंपनी, बट मुझे ये कैलकुलेट करना है डिपार्टमेंट वाइज। आई वुड लाइक टू कैलकुलेट द कॉस्ट कि प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना हुआ, ओके, कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का कॉस्ट कितना हुआ, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का कॉस्ट कितना हुआ। तो यहां पे हम क्या करेंगे? सारा कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे। अभी वो जो कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे वो क्या होगा? यहां पे भी दो बाइफर्केशन है। एक आप क्या कर सकते हो पता है कॉस्ट अकाउंटिंग में? एक आप ऐसा कर सकते हो कि फिनांस को अलग बनाओ, मतलब आपका जो फिनांस अकाउंटिंग है जिसमें आप डेबिट क्रेडिट करते हैं और नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, उसको अलग बनाओ और
कॉस्ट अकाउंटिंग है उसकी बुक्स हम अलग मेंटेन करते हैं, दोनों को मर्ज नहीं करना है, तो आपको दो दो अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। ओके, जिसको हम बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड ओके कॉस्ट अकाउंट। जहां पे होगा क्या, फाइनेंस का अलग बनाओगे, यहां पे क्या होगा, फाइनेंस अकाउंटिंग विल बी डिफरेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग विल बी डिफरेंट। ये दोनों अलग अलग मेंटेन करेंगे। मतलब कुछ एंट्री ऐसी है जो कॉस्ट में भी आएगी फाइनेंस में भी आएगी, तो दो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग नॉन इंटीग्रेटेड, मतलब इंटीग्रेट नहीं करेंगे, मर्ज नहीं करेंगे। दूसरा एक ऑप्शन यहां पे ये है कि हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां पे क्या करेंगे हम कॉस्ट एंड फाइनेंस दोनों को मर्ज कर देंगे। मतलब वाई टू हैव ए सेपरेट एंट्री। ओके, जो कॉस्ट एलिमेंट है वो भी एक ही रिकॉर्ड में मेंटेन करेंगे और फाइनेंशियल एलिमेंट्स हैं वो भी एक ही रिकॉर्ड में मेंटेन करेंगे। अगर आप दोनों अलग अलग कर रहे हो तो प्रॉब्लम एक ये होगा कि एक फाइनेंस का प्रॉफिट आएगा, एक कॉस्ट का प्रॉफिट आएगा। क्यों भाई ऐसा? अरे फाइनेंस में काफी सारी आइटम ऐसी होती है जो हम फाइनेंस में कंसीडर करते हैं बट कॉस्ट में नहीं करते। कुछ आइटम ऐसी होती है जो कॉस्ट में कंसीडर करते हैं फाइनेंस में नहीं करते। सर ऐसी कौन कौन सी आइटम? ऐसी काफी सारी आइटम में आगे आएंगी। लाइक आप गुडविल का रिटर्न ऑफ करते हो, फाइनेंस में करते हैं, ओके, कॉस्ट में गुडविल नहीं, इंटरेस्ट नहीं। ओके, तो ऐसे काफी सारे एक्सपेंसेस है जो हम कॉस्ट में कंसीडर नहीं करते, और ऐसे काफी सारे आइटम्स है जो कॉस्ट में कंसीडर करते हैं फाइनेंस में नहीं करते, तो उसका रिकंसिलिएशन आएगा वो सेपरेट। और ये जैसे ही आपने अकाउंटिंग कर दिया फिर आप क्या करोगे, यू विल प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। जैसे फाइनेंस में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, वैसे यहां पे हम क्या प्रिपेयर करेंगे, कॉस्ट शीट। अभी जो कॉस्ट शीट प्रिपेयर करोगे, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम कॉस्ट लेंगे, फिर प्राइम कॉस्ट के बाद मतलब प्राइम कॉस्ट में ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी कवर्ड, देन एडमिन एंड ऑल, तो वो पूरा एक फॉर्मेट है, वो मैं आपको समझाऊंगा आगे, इसका भी चैप्टर आएगा। कॉस्ट शीट के एंड में आपको पता चल जाएगा कि आपका कॉस्ट का प्रॉफिट कितना हो रहा है, और फिर आप फाइनेंस का प्रॉफिट के साथ कंपेयर करके उसका रिकंसिलिएशन भी कर सकते हो। अभी यहां पे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग जो है उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो ओवरहेड्स है उसको ओवरहेड्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज ओवर एंड अबव द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो इसलिए ओवरहेड बोलते हैं। अब ये ओवरहेड भी कई सारे ओवरहेड्स में बाइफरकेट होने वाला है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड, ठीक है। फिर ये जो ओवरहेड है उसको आप अलोकेट कैसे करोगे, सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस अलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स, वो चैप्टर नंबर 4 में आएगा एंड विल टॉक अबाउट दैट थिंग। ओके, तो अगर हम यहां पे देखें ओवरहेड्स, ये ओवरहेड्स जो हम अलोकेट करते हैं वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से करते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मतलब क्या, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मतलब कि मान लीजिए फैक्ट्री का रेंट आप पे कर रहे हो। ओके, अभी आप ऐसे तो नहीं करोगे ना कि चलो ये डिपार्टमेंट का रेंट बोलो, ये डिपार्टमेंट का रेंट बोलो, ऐसा तो नहीं होगा। आपने फैक्ट्री रेंट पे ली है तो पूरा रेंट आप साथ में पे करोगे। अभी इसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं फैक्ट्री के अंदर, और हम यहाँ पे सारे अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। बोले रेंट का आप कैसे बाइफरकेट करेंगे, तो वो हम एब्सॉर्ब करते हैं। ओके, और वो एब्सॉर्ब कैसे करते हैं, तो उसकी एक एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग ट्रेडिशनल मेथड है जिसे हम चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे कि कैसे करेंगे। लाइक अगर हम रेंट के बारे में बात करें तो रेंट किसका होता है, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी का होता है, और प्रॉपर्टी का अगर एरिया देख लो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कितना एरिया है उसके बेसिस पे आप अलोकेट कर दो। एडमिन का कितना एरिया है, ओके, तो आपका रेंट ये हो जाएगा, तो आप एरिया के बेसिस पे कर सकते हो। ओके, एरिया ऑक्यूपाइड, ऐसे काफी सारे बेसिस है जो हम ये ओवरहेड्स चैप्टर में देखेंगे, चैप्टर नंबर 4 एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसमें हम देखेंगे। बट अभी वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग हो गया। बोले कई सारे ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं कि ये ट्रेडिशनल सिस्टम से बेहतर है एक्टिविटी वाइज अलोकेट करो कॉस्ट को। तो एक चैप्टर आ गया विच इज कॉल्ड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसमें क्या होगा, ये जो ओवरहेड का हम एलोकेशन कर रहे हैं
वो एब्जॉर्प्शन पे ना करके वी आर बाइफर्केटिंग इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग विल गो बाय एक्टिविटी। तो वहां पे क्या होगा, अभी देखिए कई सारे ऐसे सेक्टर है जहां पे, मान लीजिए हम बैंक की बात करें, तो बैंक में क्या होगा कि बैंक में अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, बैंक में आपकी प्रोडक्ट क्या क्या होगी, तो फाइनेंस, लोन देना, प्रोसेसिंग करना, फिर मान लीजिए पासबुक प्रिंटिंग करना, तो ये सब एक्टिविटी है। तो वहां पे हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बदले अगर एक्टिविटी वाइज कर दें, क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिविटी आपको पता चलेगा कितनी पासबुक आती है प्रिंट करने के लिए, तो प्रिंटिंग का कॉस्ट आप नंबर ऑफ पासबुक के बेसिस, प्रिंटिंग के बेसिस पे कर सकते हो। लोन का प्रोसेसिंग तो नंबर ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे कर सकते हो। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि ओवरहेड को ना ट्रेडिशनल वे से बाइफरकेट करे, बट एक्टिविटी वाइज बाइफरकेट करे। तो वी हैव अ सेपरेट चैप्टर फॉर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इज इट क्लियर? तो ये अकाउंटिंग समझ में आया, मेन कॉस्ट और पूरा अकाउंटिंग ऑफ कॉस्टिंग, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग। ये हो जाने के बाद ये जो हम कॉस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसकी मेथड्स एंड टेक्निक्स आएंगी। ओके, मेथड्स एंड टेक्निक्स। तो अगर हम यहां पे कंसिडर करें, तो आपका वॉल्यूम 1 का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, ओके, कॉस्ट एसर्टेन करना, इसमें हमने क्या किया, एक तो ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, फिर आपकी पहले कॉस्ट क्या आएगी, मटेरियल, देन आफ्टर एम्प्लॉय और डायरेक्ट एक्सपेंस, वो यहां पे कवर हो जाएंगे, फिर ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड्स। ओके, तो वो एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग से होगा, बट वो बहुत ही पुरानी और ट्रेडिशनल मेथड है। फिर नया नया इनोवेशन इसमें भी आता है, तो नई एक इन्वेंशन है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में ये भी देखेंगे कि अगर मैं एक्टिविटी बेस्ड फॉलो करूं तो क्या होगा, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करूं तो क्या होगा, और ये सब हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाएंगे। ओके, क्योंकि आपकी सबसे पहले कॉस्ट क्या होगी, अभी देखिए यहां पे इंट्रोडक्शन में थियरी कर ली, फिर आपका मटेरियल आएगा, और ये प्रैक्टिकली जैसे आप कर रहे हो ना वैसे ही हो रहा है। एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे वैसे ही पूरे चैप्टर्स यहां पे आ रहे हैं। और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आप प्रैक्टिकल में अप्लाई कर सकते हो, हर जगह पे, एवरीवेयर यू कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, कॉस्ट शीट बनाएंगे, और वो कॉस्ट शीट बनाने के आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ओके, जिसमें मैंने बोला आपको इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड, तो ये हुआ आपका वॉल्यूम नंबर 1। वॉल्यूम नंबर 2 में क्या करेंगे हम, एज आई सेड, अभी बाकी जो बच्चे हैं कॉस्टिंग में वो क्या होगी, तो कॉस्ट की मेथड्स एंड कॉस्ट की टेक्निक्स। ओके, तो इसी चैप्टर में, थियरी चैप्टर में लास्ट में यहां पे आएगा, लाइक यहां पे अगर आप देखोगे, अभी भी ये सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ठीक है। देखिए ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आया, जिसमें मटेरियल, एम्प्लॉय एंड अदर एक्सपेंस, जिसमें डायरेक्ट, डायरेक्ट वो आपका प्राइम कॉस्ट यहां पे नहीं लिखा, और फिर बाकी जो इनडायरेक्ट हैं, चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर ओवरहेड्स। ओवरहेड एज आई सेड कैन बी बाइफरकेटेड इनटू प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, S&D, R&D, ओके, और फिर ये सब कॉस्ट का बाइफरकेशन होगा। और ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये आपकी कॉस्ट शीट ऐसे बनेगी, मतलब ये कॉस्ट शीट पूरी नहीं है बट इस तरह फॉर्मेट में होता है। कॉस्ट शीट आपकी पूरी जो है नया फॉर्मेट वो आगे आ जाएगा। फिर हम यहां पे करने वाले हैं, अभी इस चैप्टर का भी इंट्रोडक्शन हो गया, क्योंकि ये चैप्टर करोगे ना तो दैट कवर्स इंट्रोडक्शन ऑफ एंटायर सब्जेक्ट। सारा सब्जेक्ट ये करोगे तो आपका सारा सब्जेक्ट में कितना आने वाला है वो सब कुछ इस चैप्टर में कवर हो गया।
हाँ, तो यहां पे अगर आप देखोगे, एज आई सेड, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, यहाँ पे यूनिफॉर्म, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, हिस्टोरिकल, एब्जॉर्प्शन, ऐसे, और फिर कई सारी टेक्निक्स भी हैं, सॉरी ये सब टेक्निक्स हैं। और अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पे कॉस्टिंग की मेथड है, वो टेक्निक थी। अभी मेथड के बारे में बात करें, ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। सिंगल बैच, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये पहले चैप्टर था बट रिमूव हो चुका है। प्रोसेस, ऑपरेटिंग एंड मल्टीपल कॉस्टिंग, तो ये सब मेथड है। एक्चुअली ये जो मेथड और टेक्निक है वही आपका वॉल्यूम नंबर 2 है। यूनिट बैच, जॉब, एज आई सेड कॉन्ट्रैक्ट निकल गया, प्रोसेस, ऑपरेटिंग, जॉइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ओनली, क्योंकि कई बार क्या होगा, एक ही मटेरियल से बहुत सारी जॉइंट प्रोडक्ट आएगी। अब देखिए ये वॉल्यूम 1 है ना, वो जनरल है, जो सभी के लिए एप्लीकेबल हो सकता, ओके, मतलब कोई भी फैक्ट्री ले लो ये आएगा आपका, ठीक है। बट अगर हम वॉल्यूम 2 के बारे में बात करें तो उसमें क्या होगा, आपकी इंडस्ट्री क्या है उसके मुताबिक आप ये फॉलो करोगे। अब इंडस्ट्री तो काफी सारी आ सकती है, सर्विस सेक्टर भी आ सकती है, तो बोले ओके आपके लिए सर्विस कॉस्टिंग है। अगर हम बैंक की बात करें, एजुकेशन की बात करें, ओके, तो वहां पे क्या होगा, यू डोंट प्रोवाइड एनी प्रोडक्ट, तो वहां पे आपकी मेन रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं होने वाली, और वहां पे यू कैन नॉट बाइफर्केट लाइक दिस। यहां पे जैसे हमने बाइफर्केट किया, ओके, तो रॉ मटेरियल विल नॉट बी योर मेन प्रोडक्ट और मेन कॉस्ट। सर्विस में क्या होगा, मान लीजिए आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, तो भी मटेरियल क्या प्रोवाइड करोगे, कुछ नहीं, ओके, तो आपकी जो कॉस्ट होने वाली है वो डिफरेंट होने वाली, तो उसकी पूरी ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाएंगे। उसमें हम नॉर्मल कॉस्ट शीट जैसे रॉ मटेरियल ऐसे नहीं बनाएंगे, दैट विल बी डिफरेंट, क्योंकि वो सर्विस सेक्टर है। क्योंकि मेन इंडस्ट्री को हम दो में इससे डिवाइड करेंगे, एक तो मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस इंडस्ट्री है। अभी सर्विस इंडस्ट्री जितनी भी है, फिर यहां पे सर्विस कॉस्टिंग में क्या आएगा, जितनी भी सर्विस सेक्टर है, फिर चाहे आईटी ले लो, बैंकिंग ले लो, ट्रांसपोर्टेशन ले लो, होटल्स, हॉस्पिटल्स, ओके, वो सब सर्विस कॉस्टिंग में आ जाएंगे, ओके। फिर अगर हम बात करें, कई सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आप बैच में प्रोड्यूस करते हो, जिसकी पर्टिकुलरली जॉब होती है। अभी डिजाइनिंग में क्या होगा कि आपके पर्टिकुलर जॉब वाइज कॉस्ट डिसाइड करना पड़ेगा। आपने कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाया है तो बोले ये जॉब में जितना कॉस्ट है, प्रिंटिंग, ओके, तो फिर वहां पे ऐसा होगा। अभी कुछ इंडस्ट्री ऐसी है लाइक शुगर मैन्युफैक्चरिंग, उसमें काफी सारे प्रोसेस होने वाले हैं, ओके, तो फिर प्रोसेस 1 देन प्रोसेस 2, तो उसका प्रोसेस वाइज कॉस्टिंग करेंगे, ओके। फिर लास्ट में ये जो है वो मेथड्स, यूनिट, जॉब, प्रोसेस, ऑपरेटिंग, ये सब क्या है, दोज आर द मेथड्स। मेथड्स में हम क्या करेंगे समझो, हाँ, तो ये सब आपकी क्या है, दीज आर द मेथड्स। तो मेथड्स में क्या होगा कि रिस्पेक्टिवली आप कॉस्ट को कैसे मेजर करोगे वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेक्निक इज डिफरेंट। टेक्निक के क्या करेंगे, बाकी के जो लास्ट चैप्टर्स हैं, ओके, वहां पे हम टिपिकली कॉस्ट को एनालाइज करते हैं। अभी देखिए, जैसे कॉस्ट को असर्टेन करना एक हमारा ऑब्जेक्टिव है, और हम ऑब्जेक्टिव के वापस आते भी हैं, ठीक है, एक बार ये इंट्रोडक्शन खत्म हो जाए उसके बाद। तो सिर्फ कॉस्ट असर्टेन करना ही मेरा ऑब्जेक्टिव है क्या, कॉस्ट को मैंने असर्टेन किया, सही है, यहां पे हम क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में हमने क्या देखा कि कॉस्ट को असर्टेन किया। ये जो कॉस्ट को मैं असर्टेन करूंगा, फिर वो असर्टेन क्यों करता हूं, तो मुझे एक बार कॉस्ट मिल गई, फिर इसमें मैं मेरा प्रॉफिट ऐड करूंगा, और वो प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस डिसाइड हो जाएगी। अभी सेलिंग प्राइस डिसाइड हो गई, ठीक है, तो मुझे पता चलेगा कि ये मोबाइल का मुझे क्या सेलिंग प्राइस रखना चाहिए। फिर अगर आप मान लीजिए इंडस्ट्री डिफरेंट है, तो उसमें डिफरेंट वे से ये सब कॉस्ट कैलकुलेट करो। लाइक अगर मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हो राजकोट टू अहमदाबाद, ठीक है, थ्रू एनी ट्रैवल्स, ईगल ट्रैवल्स और व्हाटएवर, वो कैसे डिसाइड करते होगे, एज इट इज एज लेकर आओगे, 500 देंगे, चलो ले लो, ऐसा नहीं होगा ना, दे नीड टू डिसाइड। तो फिर वो सर्विस कॉस्टिंग अप्लाई करेंगे,
यहाँ पे क्या होगा कि ओके अभी ये बस में 250 किलोमीटर जाने का, 250 किलोमीटर आने का, ठीक है 500 किलोमीटर एवरेज कितना देती है, राइट। तो फिर यू कैलकुलेट डीजल की कॉस्ट क्या होगी, फिर बोले ड्राइवर कंडक्टर उसकी सैलरी क्या होगी, फिर ये बस जो इसका रिपेयर कॉस्ट क्या होगा, राइट। तो सब कुछ आप मिलाओगे और फिर आप डिसाइड करोगे ओके। फिर उन्होंने देखना भी पड़ेगा पैसेंजर कितने, बोले ओके 50 की कैपेसिटी है, चलो 50 से डिवाइड कर दो, नहीं होगा। हर बार थोड़ा 50 फुल बस जाएगी, फुल बस आएगी, तो वहां पे आपको आपकी एवरेज निकालनी पड़ेगी कि ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर कैसे होते हैं। तो फिर उसके लिए कॉस्ट का यूनिट, फिर कॉस्ट का ऑब्जेक्ट, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो ये सब आप डिसाइड करोगे कॉस्ट और अपना प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस करोगे। अभी हर बार आप जो सेलिंग प्राइस आप रखोगे जरूरी तो नहीं है कि मार्केट में आप बोलोगे मेरी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, अभी मैं इसमें भी 20% 30% ऐड करूंगा, बोले आपकी सेल प्राइस जो है वो 1.5 गुना हो गई मार्केट से, कोई परचेज नहीं करेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बोले वी कैन नॉट डिसाइड द सेल प्राइस। हाँ अगर आप लीडर हो तो आप सेल प्राइस डिसाइड करोगे, बट एवरीबडी कैन नॉट बी द लीडर इन द मार्केट। लीडर के अलावा जो भी है वो सब फॉलोअर है। लीडर ने डिसाइड किया प्राइस ये रखेंगे, जैसे जियो आया डिसाइड किया प्राइस ही रखेंगे, अभी कंपलसरी बाकी को फॉलो करना पड़ा। अभी बाकी ने फॉलो किया तो कैसे किया, बोले एक काम करो अभी सेलिंग प्राइस पे तो अपना कोई कंट्रोल है नहीं, मार्केट में रख दिया, तो इसमें से हमारा प्रॉफिट निकाल दो। अभी ये हो गई हमारी टारगेट कॉस्ट, बट इतना नहीं आ रहा है तो क्या करो, बोले ऐसा नहीं चलेगा, कॉस्ट पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। You need to control the cost. You need to reduce the cost. सर ये कॉस्ट कंट्रोल रिडक्शन में क्या डिफरेंस है आगे समझेंगे, बट यू नीड टू रिड्यूस द कॉस्ट, यू नीड टू कंट्रोल द कॉस्ट। ओके, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा, कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। अभी आपको कॉस्ट रिड्यूस भी ऐसे करनी है कि क्वालिटी मतलब क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कॉस्ट को भी रिड्यूस करना है और मेंटेनिंग दैट क्वालिटी। तो फॉर दैट वेरी रीजन यू नीड टू एनालाइज, और फॉर दैट वेरी रीजन हम क्या करेंगे, विल गो बाय यू कैन से दिस ऑल टेक्निक्स, जिसमें हम क्या करेंगे, विल प्रिपेयर द बजट। हम क्या करेंगे, हमारे जो भी डिपार्टमेंटल कॉस्ट है उस कॉस्ट में हम क्या करेंगे, बजट डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्शन का क्या बजट है, रॉ मटेरियल कितना परचेज करना है, तो विल प्रिपेयर दैट बजट। फिर एक्चुअल को हम कंपेयर करेंगे, बजट तो किया, फिर वो बजट जितना चलता नहीं है, आपने डिसाइड किया इतना पढ़ना है, इतना रीडिंग करना है, ये दिन से पहले मुझे कंप्लीट करना है, फिर एक्चुअल देखोगे देयर इज ए वेरिएंस। ओके, तो उसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, we need to identify the reason for each and every factor। ये मटेरियल कॉस्ट अप हुआ तो क्यों अप होगा भाई, प्राइस बढ़ गई, अभी हमने डिसाइड किया था कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, तो ज्यादा क्यों हो गई, बोले हमने जो एक्सपेक्ट किया था प्राइस उससे भी ज्यादा प्राइस में एक्चुअली परचेस करना पड़ा, तो वहां पे प्राइस की वजह से वेरिएंस आया। वेरिएंस मतलब क्या, जो बजट में डिसाइड किया था, स्टैंडर्ड में आपने डिसाइड किया था, उससे एक्चुअल डिफरेंट हुआ, तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में दोनों को कंपेयर करेंगे। फिर कॉस्टिंग की और भी है, लाइक मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल को कंसीडर करते हैं। मतलब यहां पे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम 2 इज फुल ऑफ योर मेथड्स एंड टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, जो अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग प्रोडक्ट के लिए या अलग अलग इंडस्ट्री के लिए हम ये सब यूज करते हैं। ओके, तो इतना क्लियर है। और ये सब हम क्यों करते हैं, टेल मी। ये सब हमने किया एज आई सेड कि टारगेट कॉस्ट हमें डिसाइड करनी है, फिर हमें कॉस्ट कंट्रोल या रिडक्शन करना पड़ा, राइट। तो ये सब हमने डिसाइड किया, तो वो क्यों किया, सो दैट यू कैन डिसाइड अबाउट योर प्राइस, सो दैट यू कैन टेक द डिसीजंस। अभी कौन सा प्रोडक्ट मुझे रखना है, किस प्रोडक्ट में कितना इंप्रूव करना है, कॉस्टिंग में कैसे बाइफरकेट करना है, तो दैट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग।
Is it clear? So ultimately this is your introduction of the two volumes, chapters of the cost and management accounting. और इसके साथ साथ हमने एक और क्वेश्चन कर लिया यहाँ पे, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, एन्यूमरेट द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव क्या हमने किए सबसे पहले, अभी देखिए कॉस्टिंग क्या है बताऊंगा, टर्म्स हम समझेंगे। सबसे पहले ही हमने क्या किया, क्योंकि मुझे ये समझाना था कि ये सब्जेक्ट आप कर रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन भी हम डिटेल में देखेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको क्या दिया है, इंट्रो। तो सबसे पहले कॉस्ट को एसरटेन करना, फिर क्या करेंगे, ये एसरटेन क्यों कर रहे हैं, कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, सेलिंग प्राइस। तो ये हमने डिसाइड किया। फिर कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा, और कंट्रोल भी कैसे करेंगे, ये सब दिया है यहाँ पे। रिडक्शन करना पड़ेगा, रिडक्शन कैसे करेंगे ये भी दिया हुआ है। और फिर अल्टीमेटली इसका पर्पस क्या है, तो पर्पस इज कि मैनेजमेंट को ये सब आप करोगे, इससे डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प मिलेगी, कि आपको प्लान करना है, कंट्रोल करना है, फ्यूचर में प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो ये सब आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग्स। तो दिस आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये सब्जेक्ट में हम क्या करने वाले हैं समझ में आ गया। टोटल 15 चैप्टर्स हैं, और ये इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल दोस 15 चैप्टर्स था। ओके, नाउ विल बिगिन अवर चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, मिशेल पॉटर, उसकी एक थियरी है जेनरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। वैसे तो ये पर्सन जो है पॉटर वो ऐसे में भी काफी जगह पे आने वाले हैं, क्योंकि उसने बहुत सारी थियरी दी है। और आगे आपके पहले फाइनल में एक सब्जेक्ट हुआ करता था SCMP। ओके, मतलब ये जो कॉस्टिंग है उसका अपग्रेडेड वर्जन, बट वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। ओके, फाइनल के जो ओल्ड सिलेबस, मतलब ओल्ड का भी ओल्ड सिलेबस था, वहां पे जो कॉस्टिंग था जिसको बोलते थे एडवांस मैनेजमेंट अकाउंट, उससे भी पहले सब्जेक्ट था जो प्योरली कॉस्टिंग था, उसके पहले हमारा वाला सिलेबस। तो वहां पे प्योरली कॉस्टिंग के ये सारे चैप्टर आते थे। फिर एडवांस मैनेजमेंट में थोड़ा चेंज ऑफ किया और हायर लेवल लगे, बट जब ये SCMP आया ना, उसमें तो टोटली एनालिटिकल दे दिया। मतलब आप समझो प्रैक्टिकल तो है ही नहीं, ऐसा बहुत कम प्रैक्टिकल, बाकी सब एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिस, सब जगह पे आपको एनालिसिस करके देगा। अगर आप फाइनल का ओल्ड सिलेबस का मार्क्स देखोगे या रिजल्ट देखोगे, फाइनल में जितने भी बच्चे ग्रुप 2 में फेल होते हैं, बिगेस्ट रीजन SCMP। फिर उन मतलब इंस्टीट्यूट को ऐसा लगा सब्जेक्ट को हटा देना चाहिए, तो फिर अभी न्यू सिलेबस में क्या किया, उसको सेल्फ फेज मॉड्यूल में स्विच ओवर कर दिया। तो अभी है बट नहीं जैसा, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना है, सेल्फ फेज मॉड्यूल में जाना है। सेल्फ फेज मॉड्यूल में एक एग्जाम भी या तो सेंटर बेस होगी या घर पे ही देना है, ऑनलाइन 100 मार्क्स के MCQ 50 लेने हैं, दैट्स इट, रीड करके। तो अभी वो जो राइटिंग था वो सब चला गया, तो दैट बिकम्स इजी इन फाइनल। ओके, तो उसकी ये सारी टेक्निक वहां पे भी SCMP में भी बहुत बार ये आती है। तो ये मिशेल पॉटर है जिसने दिया था जेनरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, हैज डिस्क्राइब्ड कॉस्ट लीडरशिप एज वन ऑफ द 3 स्ट्रेटेजिक डायमेंशन, अदर्स आर। अभी देखिए, अगर मुझे मार्केट में आप कोई भी प्रोडक्ट देख लो, अगर वो अच्छे से आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका 3 में से रीजन कोई होगा। कोई भी देख लो, एप्पल, डिफरेंशिएशन। एप्पल में कॉस्ट लीडरशिप तो बोल ही नहीं सकते। ओके, एप्पल, डिफरेंशिएशन। मर्सिडीज बेंज, रोल्स रॉयस, ये सब क्या है, डिफरेंशिएशन। पीपल आर रेडी टू पे 5 करोड़ फॉर द कार। सोचो, रोल्स रॉयस बोलते इसका जो इंजन का जो आवाज है, ठीक है, वो अगर आप चैम्बर में जाओ तो पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब इनोवेशन लेके आते हैं। रोल्स रॉय की जो कार है, मतलब ऑन रोड सबसे ज्यादा कार उसकी है, मतलब सबसे ज्यादा ऑन रोड कार, मतलब जब से वो क्रिएट हुई तब से, वरना तो क्या होगा 20-30 साल में तो वो कार स्क्रैप हो जाएगी। बट रोल्स रॉय की कार 100 ईयर्स 150 ईयर्स तक चल रही है। उसने कुछ तो ऐसा बनाया होगा, डिफरेंशिएशन, कुछ नया यूनिक लेके आते, और कुछ प्रोडक्ट चलते हैं जिसकी वजह होती है कॉस्ट लीडरशिप। चाइना के जो भी प्रोडक्ट देख लो, ओके, अभी देखेंगे एप्पल ने क्या बनाया, ओप्पो में उससे डबल कर दो, उसका कैमरा 1 इसमें 2, 3 कर दो,
पिक्सल ये बढ़ा दो, और फिर कॉस्ट देखोगे कितनी 1/5, वहां पे 1 लाख 1.5 लाख में बेच रहे हैं, वो बोले 20,000 में, वॉट एवर यू वॉन्ट इन एप्पल, सब कुछ यहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप। तो कुछ लोग ऐसे कॉस्ट लीडरशिप पे जाते हैं जहां पे क्या होगा कि आपका एम क्या है, आप ऐसी पब्लिक को अप्रोच कर रहे हैं, दे आर कॉस्ट सेंसिटिव पीपल, और इंडिया में तो बहुत सारे, नो डाउट यूनिक पीपल भी है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाले, ओके। और कुछ फोकस होते हैं या पर्टिकुलर निक पे फोकस करते हैं। ये रोल्स रॉय जो है वो आप डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हो उसको, फोकस भी बोल सकते हो, क्योंकि रोल्स रॉय की कार है, अगर आप ऐसे ही चले जाओगे चलो रोल्स रॉय बाय करनी है, आप बोलोगे हमारे पास नहीं देना है आपको भी, यू डोंट डिजर्व अवर कार। हम सिर्फ पर्टिकुलर लोगों के लिए ये कार बनाई है हमने, क्योंकि हमारी कार की जो वैल्यू है, ओके, वो डिपेंड करती है किसके पास। पैसे देने से हम कार नहीं देने वाले, आपका स्टेटस भी होना चाहिए हमारी कार चलाने के लिए, तभी आपको ये कार मिलेगी। तो वो फोकस करते हैं पर्टिकुलर ग्रुप पे, ओके। तो ये ऐसी कई सारी स्ट्रेटेजी दी है, 3 स्ट्रेटेजी है मिशेल पॉटर ने, जिसमें एक स्ट्रेटेजी है कॉस्ट लीडरशिप। अगर आपको ये कॉस्ट लीडरशिप अचीव करना है तो यहां पे तो आपको कॉस्ट पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आपको वो क्वालिटी, सोचो चाइना की जो भी प्रोडक्ट हैं, ओके, वो कितनी इतनी कोई भी कॉपी करके इमिटेट करके बना देते हैं, और प्राइस भी देखो कितनी कम प्राइस, ये करते कैसे, ओके। और फिर अगर आप देखोगे क्वालिटी कैमरा की, वो भी डिफरेंट और उससे भी बेहतर, बट फिर कुछ ब्रांड जैसे भी कुछ वैल्यू होती है, तो वही इसीलिए तो डिफरेंशिएशन चलता है, इसीलिए तो फोकस चलता है। बट अभी हम कॉस्ट लीडरशिप की बात करें तो कॉस्ट लीडरशिप में क्या होगा, मतलब अगर मार्केट में कॉम्पिटिशन है ना, यू नीड टू चूज योर स्ट्रेटेजी। या तो आप कॉस्ट पे जाने वाले हो, लीडरशिप अचीव करो एंड ग्रो इन मार्केट, या तो आप कुछ नया दो, डिफरेंट दो। तो देन पीपल विल नॉट थिंक, जो प्राइस सेंसिटिव नहीं है वो क्या सोचेंगे, प्राइस का मैटर नहीं है, हमें कुछ नया चाहिए, ठीक है, ओके। तो फिर वो कुछ नया बना के मॉडल कर देंगे। तो फिर अभी जो नया करेंगे तो फिर क्या करेंगे, थोड़ा बहुत माइनर करेंगे, बट 12 15 आयर्स, मतलब फिर 15 आएगा, प्रो आएगा, प्रो कर देके 150 160, पीपल आर रेडी टू, बोले एक लैपटॉप 2-3 अच्छे फोन आ जाएंगे उसमें, नहीं, लाइक वो एप्पल का जो ब्रांड है वो होना चाहिए। तो ऐसे भी लोग हैं, दे आर बिहाइंड दैट थिंग, डिफरेंशिएशन, ओके, उसको कुछ तो लगा होगा। बट जो लोग कॉस्ट लीडरशिप पे फोकस करते हैं, कॉस्ट लीडरशिप अप्लाइज प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एट लोवेस्ट कॉस्ट, बट वहां पे आपको while maintaining quality to have a better competitive price। अभी मान लीजिए ओप्पो, वीवो, ये सब फोन है, उसकी भी एक पर्टिकुलर नीक है जहां पे चलता है, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो डाउन कर दी, बट अगर प्रोडक्ट में कुछ क्वालिटी नहीं दे रहे तो पीपल विल नॉट बाय, ओके, तो दे विल थिंक ट्वाइस। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो, कॉस्ट तो रिड्यूस कर ही रहे हो, बट आपका मेन प्रॉब्लम मतलब क्या है, लीडरशिप, कॉस्ट लीडरशिप, मतलब मार्केट में सबसे कम कॉस्ट होनी चाहिए विथ क्वालिटी। तो प्राइस भी कम है और क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप क्या करोगे, कॉस्ट लीडरशिप अचीव कर लिया। इन बिजनेस वेयर ईच एंटिटी इज स्ट्राइविंग टू अचीव एपेक्स पोजीशन नॉट ओनली इन डोमेस्टिक, आपको डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों जगह पे पहुंचना है। ऑब्वियसली इन तीनों में से कोई एक स्ट्रेटेजी तो आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, या तो आप कॉस्ट लीडरशिप बन जाओ, या तो कुछ डिफरेंट हो। अगर आप ज्यादा चार्ज करना चाहते हो, देन योर प्रोडक्ट शुड बी सच यूनिक थिंग्स कि हाँ, पीपल आर रेडी टू पे फॉर दैट थिंग, ओके। कॉस्ट लीडरशिप also in line with subject cost and management accounting can be achieved if entity has robust। अगर आपको अभी ये 3 में से डिसाइड कर लो, अगर आपकी ऑब्जेक्टिव कॉस्ट लीडरशिप है तो फिर आप यहां पे आ जाओ और ये सब्जेक्ट को अच्छे से लर्न कर लो, यू विल बी एबल टू अचीव दैट कॉस्ट लीडरशिप, ओके। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन दिस चैप्टर विल लर्न वेरियस एस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री बोथ। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, सर्विस इंडस्ट्री में क्या होगा, ये सब यहां पे अचीव करने वाले, ठीक है। तो सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ओके। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट, कॉस्ट इज नथिंग बट द
expenses. Amount of expenditure that you are going to incur is your cost. Cost is the amount of resources given up. Cost is what? Amount of resource given up. Cost is the amount of resource given up in exchange of some goods or services. अब देखिए, अगर आप मोबाइल बना रहे हो तो मोबाइल के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। अभी उसको असेंबल करने के लिए आप लेबरर्स लेके आए, उसको भी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। जो मशीन से बना रहे हो वो मशीन की कॉस्ट होगी। नो डाउट मशीन की कॉस्ट हम पूरी की पूरी डेबिट नहीं करने वाले, बट उसका जो डेप्रिसिएशन है, उसका जो रिपेयर मेंटेनेंस है, वो सब, फिर एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, फिर मोबाइल बनने के बाद आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। ओके, तो सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग कॉस्ट, तो ये सब आपको कॉस्ट लगने वाली है। और ये कॉस्ट के लिए आप क्या कर रहे हो? आप या तो गुड्स ले रहे हो या तो सर्विसेज ले रहे हो, आपकी प्रोडक्ट बनाने के लिए, आपकी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। और उसके सामने जो आप अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप कर रहे हो वो क्या है? आपकी कॉस्ट। इट कैन बी एक्सप्रेस एज ए नाउन और वर्ब। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कॉस्ट को हम नाउन की तरह देखें तो क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। और यहां पे आप देखोगे तो जब हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, वन मोर थिंग, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हर एक सब्जेक्ट में, ओके, मतलब ये होगा ही होगा, हर एक सब्जेक्ट में आपको जो इंपॉर्टेंट या टेक्निकल या जो भी यू कैन से टेक्निकल टर्म्स हैं उस सब्जेक्ट के, वो हाईलाइटेड होगी डिफरेंट कलर में, ठीक है। तो उससे क्या होगा? एक तो ये जो हाईलाइटेड है वो आपको एज इट इज यूज करना है। अगर हम थियरी की बात करें, लो, ऑडिट एक्सेट्रा, तो वहां पे जब तक आप टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं करोगे, रेस्ट एश्योर मार्क्स मिलने वाले नहीं है। ओके, कट हो गए। तो यहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स यूज करना। यहाँ पे तो थियरी नहीं आने वाली है, मतलब थियरी कम आएगी, मेजोरिटी तो प्रैक्टिकली होगा, हाँ, बट एमसीक्यू में आपको काम लगने वाली है ये सब थियरी। जो भी मैंने हाईलाइट कर रहा हूं इन सभी का एमसीक्यू बन सकता है। ओके, तो अगर हम नाउन की तरह देखें तो इट कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल एंड नोशनल। सर खर्च तो एक्चुअल होगा तभी बोलोगे ना खर्च है, कॉस्टिंग में ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग में ऐसा बोलते हो कि जो एक्चुअल खर्च हुआ तभी जाके आप ऐसा बोलोगे कि नहीं हमारा एक्सपेंस हो रहा है, बट कॉस्टिंग में ऐसा नहीं है, नोशनल है। सर नोशनल कैसे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे? आप बोलोगे ये फैक्ट्री, जिस जगह पे मैंने फैक्ट्री बनाई वो जगह मेरी है, और यहां पे मोबाइल की फैक्ट्री में लगा रहा हूं, इसकी वजह से ये फैक्ट्री किसी को रेंट पे नहीं दे पा रहा हूं। और अगर मैंने मोबाइल मैन्युफैक्चर किया इसलिए मुझे फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट हुई, मेरी ओनरशिप की है, मान लीजिए फैक्ट्री है, अगर ये मोबाइल मैन्युफैक्चर नहीं करता तो मैं किसी को रेंट पे देता, तो उसका जो रेंट है वो मेरा एक्सपेंस है। सर एक्सपेंस कैसे हुआ? रेंट थोड़ी हुआ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि मुझे बिकॉज मैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहां पे इंस्टॉल कर रहा हूं मोबाइल का, ठीक है, उसकी वजह से मैं ये प्रॉपर्टी मेरी जो है वो रेंट पे नहीं दे पा रहा हूं, तो वो मेरी नोशनल कॉस्ट हो गई, तो इसको भी मुझे ध्यान में लेना पड़ेगा। तो कॉस्टिंग में हम जो एक्चुअली जो कॉस्ट हो रही है वो नहीं, जो नोशनल है, अपॉर्चुनिटी है, उसको भी ध्यान में लेंगे। इनकर्ड और एट्रीब्यूटेबल टू स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। जबकि वर्ब के सेंस में अगर हम देखें तो यहां पे क्या है? इट कैन बी एन एक्शन टू अ सर्टेन कॉस्ट ऑफ स्पेसिफाइड थिंग। अभी देखिए नाउन में क्या है, वो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इटसेल्फ है, बट अगर मैं वर्ब से सेंस से देखूं तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इज नथिंग बट टू कोई थिंग की जो हम कॉस्ट सर्टेन करते हैं वो कॉस्ट। अगर आप बोलोगे कि ये स्क्रीन मुझे मोबाइल की परचेस करनी है, ठीक है, तो स्क्रीन की कॉस्ट क्या होगी? तो वो आपकी कॉस्ट है, सिंपल। तो कॉस्टिंग क्या है? टेक्निक और प्रोसेस ऑफ एसर्टिंग दैट कॉस्ट। ये जो कॉस्ट हमने किया, ये जो एक्सपेंडिचर है, उसको एसर्टिन करने के लिए जो टेक्निक है, जो प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग। और जब हम कॉस्टिंग करेंगे ना तो कई जगह पे आपको ये
CIMA लंदन, उसका रेफरेंस आएगा। ओके, और वो क्यों? क्योंकि जैसे कोस्मे हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो वर्ल्ड में वेल नोन है, ICAI, वैसे ही कोस्मे इंडिया में भी है, ICMAI, बट फिर भी उससे भी पहले CMA आया था लंदन, और दैट इज वेल नोन इंस्टीट्यूट, और उन्होंने काफी सारी कॉस्टिंग पे टर्मिनोलॉजी थियरी प्रोवाइड की। तो अगर हम कॉस्टिंग के डिटेल में लर्न करना चाहें तो कई बार हम रेफरेंस लेंगे सीमा लंदन से। ओके, CIMA जो इंस्टीट्यूट है लंदन में, उसने ये सब डेफिनेशन और वगैरह दी और हम उसको यूज करते हैं। ओके, वैसे तो जैसे अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड है वैसे ICMI ने स्टैंडर्ड दी है, बट हम यूज नहीं करते, ठीक है, उसको अभी वो पता नहीं इंस्टीट्यूट का है, ठीक है, अभी उसके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो, तो अकॉर्डिंगली CIMA, an organization cost accounting system, organization costing system is a foundation of internal financial information for managers। अभी देखिए ये जो सिस्टम है कॉस्टिंग, वो इंटरनली भी यूजफुल है और एक्सटर्नली भी यूजफुल है। ओके, इट इज अ फाउंडेशन फॉर इंटरनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजर्स and it provides that management need to plan and control organization activity and make decision about the same। तो ये कॉस्टिंग सिस्टम ऐसी है जिससे मैनेजमेंट काफी सारे डिसीजंस ले सकते हैं। अगर आप ये एसर्टेन करो प्रोडक्ट लॉन्च करना कि नहीं करना, कितनी प्राइस रखनी है, कहाँ पे रखनी है, कैसे आप एक्सपेंस करोगे, कौन सा रॉ मटेरियल करोगे, रॉ मटेरियल बाय करोगे या खुद बनाओगे, ऐसे काफी सारे आपको आंसर्स मिल जाएंगे अगर ये कॉस्टिंग करोगे। तो फिर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? सिंपल, कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, कॉस्ट को एसर्टेन करने के लिए टेक्निक और प्रोसेस करते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करेंगे, कॉस्ट का अकाउंटिंग करना। वेरी सिंपल। ओके, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। समझो, टर्म अलग अलग है बट आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, लॉजिकली वो टर्म बनाई गई है। कॉस्ट क्या है, तो आपके जो कॉस्ट या एक्सपेंडिचर है वो। कॉस्टिंग क्या है, एसर्टेन, जो प्रोसेस टेक्निक से आप कॉस्ट को एसर्टेन करते हो। अभी सर्विस में क्या करोगे, ऑपरेटिंग। ओके, ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्टिंग। तो ये सब क्या है, टेक्निक और प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग द कॉस्ट, कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, तो ये जो हमने कॉस्ट किया उसका अकाउंटिंग करना, उसका अकाउंटिंग करना। विच बिगिंस विद द रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द बेस विच दे कैलकुलेट एंड एंड्स अप विद प्रिपरेशन ऑफ पीरियडिकल स्टेटमेंट फॉर एसर्टेनिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट। और हम यहां पे क्या करेंगे, पीरियडिकल स्टेटमेंट बनाएंगे। क्यों स्टेटमेंट बनाएंगे, जिससे हम कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए एसर्टेन करने के बाद। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, एक्चुअली अकाउंटेंसी में हम क्या करते हैं, व्हेन वी यूज द वर्ड अकाउंटेंसी इट इज हायर देन द वर्ड अकाउंटिंग। क्यों, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग तो आ ही जाएगा बट जो मेथड हम असर्टेन कर रहे हैं वो भी मेथड आ जाएंगे। तो मेथड्स और प्रोसेस ऑफ कॉस्ट दैट इज कॉस्टिंग, एंड जो उसका अकाउंटिंग कर रहे हैं वो दोनों। तो ओवरऑल दिस सब्जेक्ट विल बी कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट ये क्या है, अकॉर्डिंग टू सीमा मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एप्लीकेशन ऑफ। अभी देखिए जब हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, FM का भी कंसेप्ट आएगा। ओके, तो FM आपका एक सेपरेट चैप्टर है। अभी वो उन्होंने क्या किया, अच्छे से बाइफरकेट कर दिया है, कॉस्टिंग को ग्रुप 2 में ले गए और वहीं पे FM है, तो कॉस्टिंग FM अभी दोनों एक ग्रुप में आ गए, ठीक है। तो फाइनेंस मैनेजमेंट और जो अकाउंटिंग है उसका कंसेप्ट हम यहां भी यूज कर रहे हैं, टू क्रिएट, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्टेक होल्डर फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट। ओके, तो यहां पे हम अच्छे से अकाउंटिंग और FM का कंसेप्ट मर्ज कर रहे हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, तो अल्टीमेटली कॉस्ट मैनेजमेंट इज व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ दिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन कॉस्ट। मतलब कॉस्ट मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, अभी जो आपका सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो यहां पे क्या करेंगे, अकाउंटिंग का कंसेप्ट लेंगे, FM का कंसेप्ट लाएंगे और फिर अच्छे से वो हम क्यों कर रहे हैं, हम एडॉप्ट कर रहे हैं कंसेप्ट, मेथड ऑफ कलेक्शन, एनालाइजिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टू प्रोवाइड, और हम क्यों कर रहे हैं, so that we can plan our cost, we can ascertain our cost, we can monitor and then we can control the cost।
मतलब जब हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट की बात करें तो सारे कॉस्टिंग के फंडा भी आ जाएंगे, अकाउंटिंग के फंडा भी आ जाएंगे, और सब फंडास यहां पे यूज करेंगे सो दैट मैनेजमेंट अच्छे से हो पाए। टर्म्स ओके। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? ऑब्जेक्टिव का मेन पॉइंट तो आपको पता है, अभी हम उसमें डिटेल में जाएंगे क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन के जब इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया तभी मैंने ये क्वेश्चन पूरा आपको करवा दिया था। ओके तो यहां पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन कैसे पूछा है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, एनिमरेट इट्स ऑब्जेक्टिव, तो यू विल नो व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके और इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव नंबर 1, ये तो मैंने सिर्फ ऊपर से इंट्रोडक्शन दिया था, अभी हम इसको डिटेल में करेंगे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। पहले जब प्रैक्टिकल थ्योरी हुआ करती थी ओल्ड सिलेबस, तो यहां पे आप थ्योरी को इग्नोर करते थे, वहां पे भी मैं बोलता था इग्नोर मत करो कभी भी। ओके क्योंकि कब आपको कंपलसरी थ्योरी करनी पड़े, एक प्रैक्टिकल इतना तब पूछ लिया तो आपको कंपलसरी वो थ्योरी करनी पड़ती थी। तो अभी तो आपको स्किप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी आ सकते हैं। पेपर 6 कर दिए हैं, आपका ओवरऑल सिलेबस इंटर का कम हो गया है, बराबर है, बट अभी अगर उसको पूछना हो ना, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ट्रिकी बनाना हो, ठीक है, तो सम तो है ही। पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 70 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव है वहां पे तो कर ही सकते हैं, बट दे कैन प्ले इन एमसीक्यू ऑल्सो। और प्रॉब्लम क्या होगा पता है, ये कॉर्नरिंग से आपको एमसीक्यू पूछ लिया, अभी कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बस ये सब कंसेप्ट कर दो, समरी कर दो। ओके लो में अभी देखोगे समरी चार्ट कर दिया, समरी चार्ट में से सब कुछ कर दिया। अभी उसमें क्या होगा, मेन पॉइंट्स पता है, अंदर का क्या है वो पता नहीं, समझे ना समझे बस। ओके तो ऐसा नहीं होगा, अभी आपको उसका कंसेप्ट भी समझ में आना चाहिए। ओके क्योंकि कहीं से भी वो एमसीक्यू निकाल सकते अगर चाहे तो, अगर इजी बनाना चाहे तो इजी रहेगा, बट अगर टफ बनाना चाहे तो कहीं से भी। आप सोचिए जो 5 मार्क में या बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है, 10 मार्क्स में पूछते थे, अभी वो तो कैसे आएंगे वो देखेंगे आगे, बट जो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो टाइम कंज्यूम है उसको भी एमसीक्यू में डाल सकते हैं। और यहाँ पे तो क्या है, स्टेप वाइज मार्किंग भी नहीं होगा, या तो पूरा ले लो या तो पूरा दे दो। ओके ऑब्वियसली, क्योंकि या तो सही होगा या तो गलत होगा। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है, आपने हाफ किया, चलो 2-3 मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी भी है। ओके और यहाँ पे, और ऐसा नहीं कि थियरी ही एमसीक्यू में आएगी, एक्चुअली सीए जो है उसमें ये एमसीक्यू इंट्रोडक्शन कॉस्टिंग में या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में रिसेंटली हुआ है। दूसरे जो दो प्रोफेशन है उन्होंने कब का कर दिया था। ओके सीएस के बारे में बात करें तो जो प्रैक्टिकल है उसमें एमसीक्यू आते हैं, प्रैक्टिकल 2 सब्जेक्ट आते हैं एग्जीक्यूटिव, उसमें एमसीक्यू है 100 मार्क्स, क्योंकि वो लोग बोलते नहीं हमें तो सीएस तो ऑब्वियसली लो रिलेटेड ज्यादा है तो हम डिस्क्रिप्टिव लो में देंगे थियरी। ओके और प्रैक्टिकल को एमसीक्यू में रख दिया। जबकि सीएमए की बात करें तो वहां पे भी वो 25 तो पहले से ही, अगर प्रैक्टिकल है या थियरी, वो 25 तो ऑब्जेक्टिव ही, फिर वहां पे चाहे एमसीक्यू आए, फिलिंग द ब्लैंक्स आए, ट्रू फॉल्स आए। ओके तो अभी मैं क्या करने वाला हूं आपको, अगर आप मॉड्यूल ओपन करके देखोगे ना तो आपको सिर्फ 5-10 एमसीक्यू, हर एक चैप्टर वाइज आपको कितने एमसीक्यू मिलेंगे, 10 एमसीक्यू। और जब आप एग्जाम में जाओगे ये तो कहीं पे था ही नहीं। ओके तो आप क्या करोगे, चैप्टर वाइज 10-10 एमसीक्यू दिए हैं, और अभी डाउनलोड करके देख लेना मटेरियल, यही चैप्टर में 10 एमसीक्यू दिए हैं हार्डली। ओके मतलब वो 10 एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करने के लिए नहीं दिए, वो बताने के लिए दिए ऐसे कई सारे एमसीक्यू आ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल करके। ओके अगर हम देखें तो ऐसे कई सारे एमसीक्यू बन सकते हैं, तो जितने भी पॉसिबल है तो मैं यहाँ पे दे दूंगा आपको, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एमसीक्यू आने वाले हैं, सिर्फ मॉड्यूल के एमसीक्यू पे रिलाई तो भी नहीं कर सकते आप। ओके क्योंकि फिर वो दिए हैं बेसिक के लिए, फिर आगे तो बहुत डिटेल में पूछेंगे। तो जितने भी पॉसिबल हैं अदर प्रोफेशंस वहां से हम, और वहां पे पूछते भी हैं,
तो वो एक आपको बेस मिलेगा कि कैसे पूछते हैं, वो मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि बेनिफिशियल होगा। तो इसीलिए आपको ये कंसेप्चुअली क्लियर रखना पड़ेगा। ओके, चलो, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग is accumulation and ascertainment of cost. Costs are accumulated, assigned and ascertained for each cost object. जैसा सब्जेक्ट उसकी ऐसी लैंग्वेज। ओके, तो यहां पे आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के रिलेटेड लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। कॉस्ट सब्जेक्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट यूनिट, ये सब क्या है आगे देखेंगे, डोंट वरी। बट कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या? अगर मैं ये पर्टिकुलरली कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मैं कॉस्ट असर्टेन कर रहा हूं, तो मेरी प्रोडक्ट क्या है? मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, जिसके लिए मैं कॉस्ट असर्टेन कर रहा हूं। ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट में बी यूनिट। अब देखिए, या तो मैं पर यूनिट कैलकुलेट करूंगा, या मुझे जॉब कॉस्टिंग करना है तो पर जॉब करूंगा, या मान लीजिए मुझे सर्विस करनी है, ऑपरेशन वाइज, प्रोसेस वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, या सर्विस वाइज, आप सर्विस वाइज, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट के लिए आप कॉस्ट कैलकुलेट असर्टेन कर सकते हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव है डिटरमिनिंग सेलिंग प्राइस, डिटरमिनिंग सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प इन डिटरमिनिंग सेलिंग प्राइस। एक बार आपको यहां पे कॉस्ट पता चल गया तो आप क्या करोगे? यू विल बी एबल टू मेक द सेलिंग प्राइस फॉर इट, एंड दस आपको वो पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी भी पता चल जाएगी। तो इन कॉम्पिटिटिव बिजनेस, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि आप जो बोलो वो कॉस्ट प्लस आप जो प्रॉफिट ऐड करो वो कॉस्ट, वो प्रॉफिट, और फिर हमारी सेलिंग प्राइस होगी। मार्केट में तो कुछ और ही चल रहा है, एज आई सेड। ओके, तो फिर क्या होगा यहाँ पे? देयर आर मेनी एक्सटर्नल फैक्टर विच विल बी बेस फॉर प्राइस फिक्सेशन एंड रेट नेगोशिएशन। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? वो प्राइस मार्केट ड्रिवन होगी, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना होगा? कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो देयर वी गो, कॉस्ट कंट्रोल। और ये कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इसमें से एमसीक्यू आ सकते हैं, यस, चाहे आप कॉस्ट कंट्रोल बोलो, कॉस्ट रिडक्शन बोलो। ओके, और यहां पे देखो इसमें, और जब ओल्ड सिलेबस में ये इंपॉर्टेंट था, देख लो कितनी बार इसकी थ्योरी पूछी थी, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन। कई बार इसकी थ्योरी भी पूछी गई है ओल्ड सिलेबस में। ओके, तो अभी तो एमसीक्यू यहां पे आ सकते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट कंट्रोल? मेंटेनिंग डिसिप्लिन एक्सपेंडिचर इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। हाँ, आप ये कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? यू कैन हैव द डिसिप्लिन इन कॉस्ट। ये बहुत जरूरी है। अभी आप सीए बनने के बाद आपसे कोई एडवाइस लेने आए, आप कोई मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसका ऑडिट कर रहे हो, तो वहां पे आप एज ए सीए भी आपकी एडवाइस दे सकते हो कि ये आप कॉस्ट जो कर रहे हो वो वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे आपको ये कॉस्ट यहाँ पे यूज करके आप कॉस्ट बचा सकते हो। तो देन यू कैन गाइड देम कि नहीं, आप ऐसे करोगे तो आपकी कॉस्ट जो है वो डाउन हो जाएगी, सो दैट यू कैन रिड्यूस द सेलिंग प्राइस। ओके, तो इट एंश्योर्स एक्सपेंडिचर आर इन कॉन्सोनेंस विद द प्री डिटरमिन्ड सेट स्टैंडर्ड। क्योंकि जब आप यहाँ पे एक्सपेंस करने वाले हो तो आपने कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड डिसाइड किए हुए हैं। एज आई सेड, हम बजट बनाएंगे, स्टैंडर्ड बनाएंगे, तो स्टैंडर्ड के मुताबिक ही आपके कॉस्ट हो रही है इनकर, उससे ज्यादा नहीं जा रहे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वी गो बाय सम सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड वी ट्राई टू, देखिए, कंट्रोल एंड रिडक्शन। वैसे तो आपको टर्मिनोलॉजी देखोगे, सर कंट्रोल मतलब रिड्यूस करना, रिड्यूस मतलब रिड्यूस करना, तो इन दोनों में गैप क्या है? बहुत ही बड़ा गैप है, और इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, तो ये जो कॉस्ट कंट्रोल है ना, उसमें हम क्या करना चाहते हैं? वी जस्ट नीड टू मेंटेन द कॉस्ट। मतलब एक मैंने स्टैंडर्ड सेट किया, ओके, तो यहां पे आप क्या करोगे? चलो ये स्टैंडर्ड है और इतना कॉस्ट आना चाहिए, तो आपका गोल क्या होगा? मेंटेन दिस स्टैंडर्ड। उससे कॉस्ट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मेंटेन करो, जबकि रिडक्शन एक स्टेप अहेड जाता।
ओके, वो रिडक्शन में देखेंगे आगे। और एनी वेरिएशन फ्रॉम दिस सेट स्टैंडर्ड इज नॉट एट, तो यहां पे हम क्या करेंगे, वी आर फोकसिंग ऑन मेंटेनिंग द कॉस्ट कंट्रोल, हम कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए कंट्रोल रिडक्शन दो अलग बात है। कंट्रोल में हम क्या करेंगे, हमारा मेन फोकस ये नहीं कि रिड्यूस करें, हमारा मेन फोकस ये है कि कॉस्ट ज्यादा नहीं आनी चाहिए, मेंटेन करो, जो हमने सेट स्टैंडर्ड डिसाइड किया ना उसको मेंटेन करो। और अगर स्टैंडर्ड से भी ऊपर जाती है कॉस्ट, तो फिर यहां पे आप उसके रीजंस आइडेंटिफाई करोगे क्यों ऐसा हुआ, एंड यू ट्राई टू ब्रिंग दैट डाउन टू स्टैंडर्ड। तो वहां पे आप क्या ट्राई करोगे कि मुझे स्टैंडर्ड तक लाना है। तो उसके लिए 4 स्टेप है, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए 4 स्टेप। नंबर 1, और ये लोग एमसीक्यू भी कैसे पूछ सकते हैं, ओके, इनमें से क्या कॉस्ट के ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आपको 5 ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए। 3 ऐसे हो गए जो ऑब्जेक्टिव हो गए और एक ऐसा होगा जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऐसा करके आपको पूछ सकते। ओके, सेम वे कॉस्ट कंट्रोल में क्या स्टेप्स आने वाले हैं, तो इसमें से कौन सा स्टेप्स जो है वो कॉस्ट कंट्रोल का नहीं है। ओके, तो वहां पे तो पॉइंट आपको याद होनी चाहिए, अभी आपने थ्योरी पढ़ी नहीं है, समझो, ये थ्योरी चैप्टर इग्नोर करो, तो ऐसे तो एमसीक्यू तो ऐसे ही चले गए, नहीं जाने चाहिए। और एक और मैं आपको बिगेस्ट डिफरेंस समझाता हूं कि एमसीक्यू आना जितना बेनिफिशियल है उतना ही बहुत ही डिसएडवांटेजेस है कुछ लोगों के लिए। जब पहले ओल्ड सिलेबस, अभी जब नया आया 2018, तब एमसीक्यू नहीं थे, वो 30 वाला एमसीक्यू जो है ना वो कंसेप्ट बाद में आया। पहले 2-3 अटेम्प्ट तो न्यू सिलेबस में ऐसे ही 100 डिस्क्रिप्टिव से ही हुए, फिर बाद में उसको ऐसा लगा कि चलो एमसीक्यू लाते हैं, ठीक है, ऐसा करके। तो पहले जो टैक्स सब्जेक्ट हुआ करता था, ठीक है, वहां पे क्या था, टैक्स जीएसटी, और उससे पहले भी टैक्स के साथ जीएसटी के पहले के अलग अलग सब्जेक्ट थे, वो डिस्क्रिप्टिव थे। तो वहां पे क्या होता था कि टैक्स सब्जेक्ट स्कोरिंग हुआ करता था, ये सारे प्रैक्टिकल है, एमसीक्यू तो है ही नहीं। तो वहां पे क्या स्टेप बाय स्टेप थोड़ा मार्किंग तो मिल जाएगा आपको अच्छे से, तो 70-80 स्कोर करना बहुत आसान था। अभी आप रिसेंट देखोगे ना एमसीक्यू, और एमसीक्यू में भी पहले 30 मार्क्स के एमसीक्यू थे, वो डिफरेंट, फिर जैसे ही केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आ गए तो फिर क्या हुआ, अभी आप ओवरऑल रेंज देख लो ना, स्टूडेंट्स के ओवरऑल एवरेज मार्क्स वो डाउन हो चुके। नेक्स्ट, क्यों, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, समझ लो कि एमसीक्यू में यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर। ऐसे एमसीक्यू रटने से कुछ नहीं होने वाला। ओके, कंसेप्ट जितने क्लियर हो गए ना, वहां पे आपको एमसीक्यू अच्छे से मार्क्स मिले। ओके, उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो अभी आप पोस्टिंग में देखोगे 90 मार्क्स आ रहे हैं, 95 मार्क्स आ रहे हैं। अभी जैसे ही उसको एमसीक्यू में ला देंगे ना, तो 98, 95 आना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाने वाला है। वो चाहे इतना डिफिकल्ट कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में चलो वो अच्छा है नेगेटिव मार्किंग हटा दी, वरना पहले वो सोचे थे अगर नेगेटिव करते तो क्या डाउन आ जाता, ठीक है, तो हटा दिया। तो अभी आप 30 एमसीक्यू सिलेक्ट होकर के आ सकते हो, मतलब छोड़ना तो एक भी एमसीक्यू नहीं है गलती से भी। ओके, तो वहां पे अभी स्कोर करके अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से, यू कैन मेंटेन दैट लेवल 90+। बट अगर आप कंसेप्ट में क्लियर नहीं हो तो फिर आप समझो 10-20 मार्क्स तो आपको ऐसे ही चले गए, और फिर बाकी में से लाना दैट बिकम्स डिफिकल्ट। अभी भी जो 100 डिस्क्रिप्टिव है उसमें भी टैक्स और कॉस्ट में स्कोर नहीं कर सकते अच्छे, मतलब कई सारे स्टूडेंट, एवरेज में बात कर रहा हूं, बाकी तो 70, 80, 90 स्कोर होता भी है और आते भी है स्टूडेंट। ओके, अभी भी आएंगे, बट एवरेज जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि हमारी एवरेज में ऐसा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एमसीक्यू। ओके, तो कॉस्ट कंट्रोल के क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं, तो अगर हम यहाँ पे स्टेप्स देखें, सबसे पहले यहाँ पे हमारा कंट्रोल में क्या है, कंट्रोल इज टू मेंटेन द कॉस्ट, स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें मेंटेन करना है। बोले स्टैंडर्ड तो बनाओ, बोले मेंटेन करो, क्या मेंटेन क्या करनी है, तो पहले स्टैंडर्ड तो बनाना पड़ेगा ना। तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड और रिजल्ट, तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट और परफॉर्मेंस टारगेट। और ये टारगेट बनाने के बाद वो टारगेट कॉस्ट ऑब्जेक्ट वाइज, कॉस्ट सेंटर वाइज होगी। सर ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट क्या है, तो आगे देखेंगे इसी चैप्टर में, अभी देखेंगे, डोंट वरी। ओके, फिलहाल आप इतना याद रखो कि मुझे कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट एसर्टेन करनी है,
या मुझे कोई डिपार्टमेंट की कॉस्ट एसर्टेन करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मुझे कॉस्ट एसर्टेन, बोले ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इतनी कॉस्ट होनी चाहिए, तो दैट इज हाउ यू गो। ओके, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट, वो कॉस्ट सेंटर वाइज, वो प्रोडक्ट वाइज हम स्टैंडर्ड सेट कर देंगे। तो पहला स्टेप क्या हुआ, सेट द स्टैंडर्ड। दीज आर डिजायर्ड कॉस्ट और रिजल्ट। तो आपको क्या कॉस्ट रखनी है, व्हाट कॉस्ट यू वुड लाइक टू अचीव, व्हाट आर द टारगेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ऑफ अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर यू वुड लाइक टू अचीव, डिसाइड दैट। फिर कंट्रोल करने लग जाओ, इस पे मेंटेन करो कि नहीं वो टारगेट अचीव करना ही है। ओके, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस आएगा कि जैसे आपने टारगेट डिसाइड किया, अभी आज इतना तो पढ़ना ही है, इतने सम तो करना ही है, ये चैप्टर तो खत्म करना ही है, अभी ये टारगेट होता है। टारगेट भी सेट ऐसे करने चाहिए जो अचीवेबल हो, हाँ चैलेंजिंग होने चाहिए बट इम्पॉसिबल नहीं होने चाहिए। ओके, तो टारगेट जो अचीव हो सके और चैलेंजिंग। फिर हम क्या करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। ओके, और फिर वेरिएशन आएगा तो उस पर वर्कआउट करना कि ये क्यों ऐसा हुआ, टाइम पास ज्यादा हो गया, मोबाइल रख दिया था, ये सीरीज पे चले गए, वो वेब सीरीज पे चले गए, वो सोशल मीडिया, और फिर बताते कैसे है, ये अभी स्मार्टफोन तो इसलिए रखा है लेक्चर देख पाए, इसमें डाउनलोड कर पाए, समरी नोट्स आती है, ये आते हैं, वो आते, वो कम चलता है, बाकी सब ज्यादा चलता है, ठीक है, और फिर टाइम पास हो जाता है। तो ये आपको मेजर करना है कि क्यों डाउन, मतलब क्यों आपका कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो गया, वाई यू नॉट बी एबल टू अचीव दैट परफॉर्मेंस। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल कॉस्ट, रिजल्ट ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट कॉस्ट सेंटर इज मेजर्ड। अभी देखिए आपको क्या करना है, परफॉर्मेंस जिस टारगेट के हिसाब से सेट किया उसी टारगेट के हिसाब से एक्चुअल कॉस्ट को मेजर करना है। मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट सेट की, तो वो कॉस्ट वो प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट के साथ मुझे कंपेयर करना है, वो डिपार्टमेंट की एक्चुअल कॉस्ट को सेट की हुई पर्टिकुलर कॉस्ट के साथ मुझे सेट करना है। इफ टारगेट्स आर सेटअप ऑपरेशन वाइज, तो मुझे एक्चुअल कॉस्ट भी ऑपरेशन वाइज निकालनी पड़ेगी। एंड एक्चुअल कॉस्ट शुड बी कलेक्टेड एंड मेजर्ड ऑपरेशन वाइज सो दैट कंपैरिजन दोनों में कॉमन हो। तो यहां पे सेटिंग स्टैंडर्ड, यहां पे एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों को मेजर करेंगे, देन कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे हम, एंड देन जो भी वेरिएंस हुआ, क्योंकि वेरिएंस तो होगा, तो जो भी वेरिएंस आ रहे हैं उस पे आप क्या लोगे, एक्शन लेने वाले हो। तो जब आपका परफॉर्मेंस आपने सेट स्टैंडर्ड या डिजायर्ड टारगेट के साथ कंपेयर किया और परफॉर्मेंस जो है इसमें डेविएशन आया, तो डेविएशन को नोट करो और डेविएशन के पीछे लग जाओ कि ये क्यों ऐसा हुआ। हमने डिसाइड किया था कि ये डिपार्टमेंट में 1 लाख की कॉस्ट आनी चाहिए, ये 120 आ कैसे गई, ये 20,000 खर्चा ज्यादा कैसे हुआ। घर पे भी आप बजट बनाते हो, वहां पे भी ऐसा होता है, फिर लगता है ये खर्च कहां से आ गया, अचानक सडन आ गया, पता ही नहीं चला, ये हमने डिसाइड किया था, उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई। ओके, अभी क्या वेजिटेबल का बजट बनाया था, ये प्राइस अप हो गई, तो फिर आपका बजट हिल जाएगा, फिर वहां पे देखना पड़ेगा, अभी तो कुछ कट करना पड़ेगा। अगर आपको मेंटेन करना है तो थोड़ा यूज कम करो, जिससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट मेंटेन हो पाएगी। तो वो तब हो सकता है जब आप स्टैंडर्ड सेट करोगे, उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करोगे, एंड देन यू विल फाइंड द वेरिएशन एंड रीजन फॉर दैट वेरिएशन, देन यू विल बी एबल टू अचीव दैट कंट्रोल। तभी वर्ड कंट्रोल समझ में आया। कंट्रोल में हमारा फोकस क्या है, एक स्टैंडर्ड सेट करो, उस स्टैंडर्ड पे एक्चुअल कंपेयर करो, वेरिएंस, उसके रीजन और एक्शन लो के नहीं, स्टैंडर्ड सेट किया वो तो आना ही चाहिए। तो यहां पे मेंटेनेंस पे फोकस हो रहा है, कंट्रोल पे फोकस हो रहा है, जबकि रिडक्शन एक स्टेप अहेड है। रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन मीन्स कॉस्ट रिडक्शन, रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर और सर्विस। रियल एंड परमानेंट रिडक्शन करोगे,
मतलब आप कुछ नई इनोवेटिव अल्टरनेटिव वे लेके आओगे, जिससे क्या होगा, एक बात समझ लेना, रिडक्शन तो आप क्वालिटी डिटेक्ट करके भी कर सकते हो, ये हमारा पर्पस नहीं, समझ लो, फिर तो आप गए काम से। वी लाइक टू बी कॉस्ट लीडर, और कॉस्ट लीडर में क्या करना है, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए बिना रिड्यूस करना है। तो यहां पे आपको नई नई कुछ टेक्निक फाइंड करनी पड़ेगी जिससे क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, फिर भी कॉस्ट रिडक्शन हो जाए विदाउट, देखिए यहां पे देखिए, विदाउट इंपेयरिंग देयर सुटेबिलिटी फॉर द यूज ऑफ इंटेंडेड डिमिनिशिंग इन क्वालिटी। ये नहीं करनी है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, जो यूसेज था वही रहना चाहिए, जो यूजफुलनेस थी वही रहनी चाहिए, और फिर भी आपको कॉस्ट रिड्यूस करना है। और रिडक्शन कैसा, टेम्पररी नहीं, रियल सेंस में, और परमानेंट रिडक्शन चाहिए, रियल सेंस में और परमानेंट रिडक्शन चाहिए। तो कॉस्ट रिडक्शन इज अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट वेयर कॉस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव बिलीव टू हैव अ स्कोप ऑफ फर्दर रिडक्शन। यहां पे आप क्या करते हो पता है, यहां पे आप ऐसा ट्राई करते हो कि ये होता है ना, कॉस्ट रिडक्शन ऐसा है, ये अनसेटिस्फाइड बॉस है, आप कितना भी अच्छा परफॉर्म करके जाओगे, ओके ये काम मैंने 10 आवर्स में कंप्लीट कर दिया, अच्छा 10 आवर्स में कंप्लीट कर दिया, चलो अभी 9 आवर्स में कर, तो जैसे आप जाओगे 9 आवर्स में कंप्लीट कर दिया, नहीं अभी भी स्कोप है, यू कैन अचीव। तो ये अनसेटिस्फाइड बॉस जैसा है, वो भी सेटिस्फाई होगा ही नहीं, बोले अभी भी स्कोप है, तो कोई एम्प्लॉय आएगा बोले मैंने तो 6 घंटे, अभी और अचीव करो, कोई टारगेट अचीव करके लाएगा, मैंने इतना सेल कर दिया, हाँ क्यों, अभी आगे जाओ और करो और करो। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, जितना भी पॉसिबल हो, कोई एंड नहीं है, इट इज अ कंटिन्यूअस। कंट्रोल में क्या, एक बार कंट्रोल कर लिया बस मेंटेन करो, जबकि रिडक्शन में क्या है, यू ट्राई टू अचीव, ओके अभी हमने ये टारगेट अचीव कर लिया, विल गो अहेड। तो ये क्या है, टारगेट को भी चैलेंज करते हैं। नो कॉस्ट इज टर्म्ड एज ए लोवेस्ट, देखिए ये बोलते नहीं कि ये लोवेस्ट, बोलते ना कि आपका बेस्ट क्या है, तो मेरा बेस्ट अभी तक आया ही नहीं, ओके तो ऐसा है। तो ये क्या है, एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिडक्शन इज एक्सप्लोर्ड, नो कॉस्ट इज टर्म इज लोवेस्ट एंड एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिडक्शन इज एक्सप्लोर्ड। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है एक्सप्लोर करो। आप लोग मटेरियल में रिड्यूस कर लिया, लेबर में करो, ओवरहेड में करो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में करो, सेल्स में करो, जहां भी पॉसिबल होता है सब जगह पे रिडक्शन करो, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए बिना। और एक अचीव कर लो तो दूसरा टारगेट सेट करो, फिर आगे जाओ, फिर आगे जाओ, रिडक्शन करते जाओ। मतलब ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी, ये कभी एंड होने वाली यही नहीं, रिडक्शन। ईच एक्टिविटी विद इन एंटिटी इज सेग्रीगेटेड टू एनालाइज एंड आइडेंटिफाई वैल्यू एडेड। अभी इसके लिए आपको ये हम कंट्रोल नहीं कर रहे, क्या कर रहे, वी आर फोकसिंग ऑन कॉस्ट रिडक्शन। तो इसमें होगा क्या कि सेट ऑफ स्टैंडर्ड बनाना और मेंटेन करना नहीं, अगर एक स्टैंडर्ड अचीव हो जाए आप आगे करोगे, मतलब यहां पे स्टैंडर्ड को कोई फॉलो करते ही नहीं। तो मैं क्या आइडेंटिफाई करूंगा, तो आई विल आइडेंटिफाई वैल्यूडेड और नॉन वैल्यूडेड एक्टिविटीज। मतलब मैं ऐसे कई सारी फैक्ट्री में एक्टिविटी करूंगा, और सारी एक्टिविटी होगी तो कॉस्ट होगी। अभी बैंक में कई सारी एक्टिविटी होती है, फिर उसको लगा कि यहाँ पे इनोवेशन का स्कोप है, ये बार बार इतने एम्प्लॉइज हम रखते हैं, उसमें होता क्या है, तो बोले 10 तो अलग अलग जो केबिन है उसमें कैश डिपॉजिट विड्रॉ ही है। अब उसके लिए कुछ इनोवेशन लेके आए, बोले कैश डिपॉजिट मशीन, एटीएम। तब क्या 10 एम्प्लॉय का काम है, वो मशीन को दे दिया, अभी वो एम्प्लॉय की सैलरी बच गई। या अगर आप वो 10 एम्प्लॉयज रखते भी हो तो आप फोकस करोगे टारगेट अचीव करने में, कि चलो आप अभी सेल्स पे लग जाओ, ओके। तो इससे होगा क्या, अभी जो रिकरिंग कॉस्ट है, जो वैल्यूडेशन नहीं देती है, उसको आप इनोवेट कर सकते हो। अभी ऐसी कई सारी एक्टिविटी होती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी, जो वैल्यूडेड नॉन वैल्यूडेड मतलब क्या, वैल्यूडेड एक्टिविटी मतलब दोज एक्टिविटीज आर इंप्रूविंग और गिविंग वैल्यू एडिशन टू द इन द आइज ऑफ कस्टमर, वो इंपॉर्टेंट, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। बट ऐसी एक्टिविटी जो नॉन वैल्यूडेड है, नॉन वैल्यूडेड मतलब जो कस्टमर को नहीं चाहिए फिर भी आप कर रहे हो, वो सारी एक्टिविटी को हटा दो, तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ओके। तो रिमूविंग
एलिमिनेटिंग ऑल नॉन वैल्यूडेड एक्टिविटीज। उससे क्या होगा, अगर कोई एक्टिविटी इन द आइज ऑफ कस्टमर वैल्यूएशन देती नहीं है, व्हाई कस्टमर शुड पे फॉर इट, यू शुड रिमूव दोस एक्टिविटीज, हटा दो। तो एक आप वैल्यू चेन एनालिसिस करोगे, स्ट्रेटेजिक टूल करोगे जो मिशेल पैटर्न ने डेवलप किया है, और उससे एनालिसिस करके आप बाइफरकेट कर सकते हो और रिड्यूस कर सकते हो। और ये क्या है, कंटिन्यूस रिसर्च है कि मोस्ट ऑप्टिमम वे टू मैन्युफैक्चर, और नया प्रोडक्ट लेके आओ, और मटेरियल लेके आओ, मशीन है तो उसमें भी कुछ नया लेके आओ, जिससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट रिडक्शन 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 विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी होती रहेगी। तो यहां पे हम 3-fold एजम्पशन, रिडक्शन के लिए हम 3-fold एजम्पशन लेते हैं। नंबर 1, पर यूनिट कॉस्ट सेव होनी चाहिए। नंबर 2, परमानेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी आपने किया तो अचीव हो गया फिर बाद में इंक्रीज हो गया, ऐसा नहीं, तो वो तो कंट्रोल हो गया। यहां पे हम रिडक्शन करते हैं, मतलब परमानेंट रिडक्शन होना चाहिए। तो आपने ऐसे इनोवेशन किया, ऐसा आपने टेक्निक की, ऐसी नॉन वैल्यूडेड एक्टिविटीज को हटा दिया, ऐसा वैल्यू चेन एनालिसिस बनाया कि अभी आपकी परमानेंट कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस हो गई। बट ये सब करने के पीछे आप उसकी प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी है या क्वालिटी है वो अनअफेक्ट होनी चाहिए। इंप्रूव हो तो सही है, इंप्रूव ना हो तो एटलीस्ट डिटरेट तो नहीं होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए क्वालिटी विद द सेम क्वालिटी या इंप्रूव्ड क्वालिटी, रिडक्शन इन कॉस्ट। और ये सब हम करोगे, ये सब हम करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये सब्जेक्ट आपको मैनेजमेंट को प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग, मेजरिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन, और इससे आपको डिसीजन लेने में हेल्प होगी। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या है, नंबर 1, एसर्टेनमेंट ऑफ द कॉस्ट। फिर एसर्टेन करके क्या करोगे, तो कॉस्ट में आप प्रॉफिट ऐड करोगे तो आप प्राइस डिसाइड कर सकते हो, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। फिर क्या करोगे, बोले सेट स्टैंडर्ड करो। कंट्रोल करना है, कंट्रोल कैसे करोगे, सेट द प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड फॉर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर वाइज। फिर एक्चुअल करो, मेजर, फिर उसको कंपेयर करो, फिर वेरिएंस पे एक्शन लो, कॉस्ट कंट्रोल। रिडक्शन, परमानेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग और रिड्यूसिंग यूटिलिटी और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो वहां पे आप नॉन वैल्यूडेड को हटा दोगे, वैल्यू चेन एनालिसिस करके बेहतर सिनेरियो लाओगे, जहां पे हम 3-fold एजम्पशन पे जाने वाले हैं। एक, पर यूनिट कॉस्ट रिडक्शन होनी चाहिए, रिडक्शन परमानेंट होना चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। और ये सब करने से क्या होगा कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में काम लगे। तो दिस आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इज दिस क्लियर? और एक लास्ट हम डिफरेंस ले लेते हैं, फिर आई विल एंड अप दिस लेक्चर फॉर कॉस्टिंग, लेक्चर नंबर 1। तो अभी डिफरेंस ले लेते हैं, क्योंकि कॉस्ट रिडक्शन और कंट्रोल हमने कर लिया। तो अभी देखिए यहां पे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, अभी तो सारे पॉइंट एज इट इज बन जाने चाहिए। कॉस्ट कंट्रोल क्या है, तो यहां पे अगर आप देखोगे, मेंटेनिंग द कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड। जबकि यहां पे क्या होगा, हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हम रिड्यूस कर रहे हैं, रादर यहां पे हम स्टैंडर्ड को भी चैलेंज करते हैं, स्टैंडर्ड को भी चैलेंज करते हैं। आपने क्या स्टैंडर्ड बनाया, हम उससे भी कम कॉस्ट में रिडक्शन करके लाएंगे और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। तो यहां पे चैलेंजिंग द स्टैंडर्ड, और ये क्या है, कंटिन्यूअस। वो एक टाइम हमने कर लिया ऐसा नहीं है, कंटिन्यूअस है। यहां पे कॉस्ट कंट्रोल सीक्स टू अटेन लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन। हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन को एज इट इज रखो, जितना पॉसिबल है वो रिड्यूस कर दो। जबकि यहां पे कोई कंडीशन नहीं है, और यहां पे हम मानते भी नहीं कि ऐसा कोई लोएस्ट कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट इज द लोएस्ट। तो यहां पे नो कंडीशन इज परमानेंट सिंस चेंज विल रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट। तो यहां पे हम कंडीशन को ही चेंज कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग नहीं। हम एग्जिस्टिंग कंडीशन को तो छोड़ ही रहे हैं, हम ऐसी कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं कि कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस हो। जनरली कॉस्ट जो है वो पास्ट और प्रेजेंट पे फोकस करते हैं कि पास्ट में हमने कितने कॉस्ट इनकर की, फिर सेट स्टैंडर्ड किया, अभी प्रेजेंट में कितना हुआ। जबकि यहां पे हम फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, कि अभी नेक्स्ट मुझे ये कॉस्ट डाउन चाहिए। तो यहां पे हमारा फोकस क्या है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये प्रिवेंटिव फंक्शन है। प्रिवेंटिव मतलब ज्यादा कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, ओके, कॉस्ट ज्यादा ना आ जाए। तो मैं यहां पे प्रिवेंट कर रहा हूं कि कॉस्ट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कॉस्ट को कंट्रोल करो, मेंटेन करो, सेट करो, स्टैंडर्ड करो, प्रिवेंटिव। जबकि यहां पे करेक्टिव है। करेक्टिव मतलब कॉस्ट ज्यादा लग रही है आपको, तो आपको वहां पे करेक्शन लेने की जरूरत है, ओके।
तो इट ऑपरेट्स इवन व्हेन एफिशिएंट कॉस्ट कंट्रोल एग्जिस्ट। ये हम क्या कर रहे हैं, करेक्टिव कर रहे हैं। मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं स्टैंडर्ड सेट किया कॉस्ट है, तो नहीं, हमें उस पर भी करेक्शन चाहिए, स्टैंडर्ड से भी ऊपर उठो और कॉस्ट को अभी भी डाउन ले जाओ। कंट्रोल एंड व्हेन टारगेट अचीव्ड, कॉस्ट कंट्रोल में क्या है, हमें सिर्फ मेंटेन करना है, कंट्रोल करना है। बोले टारगेट 1 लाख था, 1 लाख अचीव हो गया, बात हो गई खत्म, मेंटेन कर लिया। रिडक्शन बोलेंगे हमें तो टारगेट को भी चैलेंज करना है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, दैट इज हाउ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, थियरी में आगे बढ़ेंगे। कुछ और टर्म्स यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट यूनिट एंड ऑल दिस थिंग्स एंड ऑल दिस। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।